नमस्कार। मैं अनुराग तिवारी, आपका अपने यूट्यूब चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके जस्ट पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 138 एनआईएफ चेक बाउंसिंग के बारे में क्या क्या कार्यवाहियाँ होती हैं पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक मैंने वीडियो बनाई है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग कोर्ट में क्या चलती है चेक बाउंसिंग के केस में, वो आप इन चारों पार्टों में स्टडी कर सकते हैं, इसको मेरा लेक्चर सुन सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इस पूरे मैटर में जो कि चेक बाउंसिंग का मैं पिछले कई वीडियो से इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि चेक बाउंसिंग केस में कैसे कैसे क्या होता है। लगभग मैंने वो सारी बातें उसमें ख़त्म कर ली हैं। आज मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ बताऊँगा कि चेक बाउंसिंग केस में अगर आप आरोपी हैं तो आप अपना बचाव कैसे करें। दोस्तों, एक बात तो एकदम सत्य है, ये आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि चेक बाउंसिंग के केस में कंप्लेनेंट जो होता है, जो शिकायत करता होता है, वो अपनी प्लेंट लिख करके और कोर्ट में अपना परिवाद दाखिल कर देता है कि कोई भी स्टोरी बनाता है और कोर्ट में वो स्टोरी ला के रख देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास आपका बाउंस हुआ चेक होता है, तो कोई भी स्टोरी पे जनरेट कर लेता है और कोर्ट में लगा देता है। अब आपको अगर अपने आप को बचाना है तो आपको उनसे, जब आपका क्रॉस होता है, सबसे पहले आपको क्रॉस करने का मौका मिलता है कंप्लेनेंट से। तो आप कंप्लेनेंट के जो परिवाद पत्र है उसको आप लीजिए और उसका आप एफिडेविट पूरा रीड कीजिए, उसका पूरी कंप्लेंट ध्यान से पढ़िए, उसकी लीगल नोटिस पढ़िए और उन तीनों में कंट्राडिक्शन लाने का प्रयास कीजिए कि नोटिस में जो बात कही गई है और शिकायत में जो बात कही गई है, जो परिवाद पत्र जिसको बोलते हैं, जो प्लेंट की कॉपी होती है, उसमें जो बात कही गई है, कहीं न कहीं उनमें कोई ना कोई कंट्राडिक्शन अवश्य आपको मिल जाएगा। अगर वो फर्जी कहानी बना के आपको फँसा रहा होगा तो ये आप अवश्य चेक कर लीजिएगा। पहला हमारा क्रॉस के समय पहला ध्यान रखने वाली बात ये हो गई, हमको ऐसे क्वेश्चन, चूँकि न्यायालय सबसे पहले अपने आरोपी को बचाने के लिए उसको कंप्लेनेंट से क्वेश्चन पूछने का मौका देती है, तो वो क्वेश्चन हमको ऐसे पूछने हैं कि कहीं न कहीं इसमें संदेह उत्पन्न हो। जज साहब को भी लगे कि नहीं, कुछ बातें तो हैं जो कंप्लेनेंट ने फर्जी बनाई हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन पुट अप करने हैं जिसको सुनने मात्र से ही जज साहब को लगे कि नहीं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ संभावना है जहाँ पे झूठ बोला गया है। क्योंकि अभी आपका आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आप दोषी नहीं हो, आप निर्दोष हो। और कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि जब तक आपके ऊपर दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक आप आरोपी नहीं हैं, आप दोषी नहीं हैं, आप निर्दोष हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछना है वो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपको ये पूछना है कि भाई आपने जो पैसे मुझको दिए थे वो आपने खाते में दिए थे या कैश दिए थे। अगर वो कहता नहीं मैंने आपको पैसे खाते में दिए थे तो आपको कहना ठीक है, आप अपना स्टेटमेंट मुझे दे दीजिए तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। और अगर कहता है मैंने कैश पैसे दिए तो आप उससे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि अगर आपने कैश दिए थे तो कहाँ पे दिए थे, क्या कोई सामने था जब आपने कैश दिया। और इसके अलावा आप ये पूछिए कि उस कैश में 500 की नोट थी, 200 की नोट थी, 2000 की नोट थी, कितनी नोटें थी और वो पैसे का सोर्स ऑफ इनकम क्या था। जो पैसे आपने दिए, सपोज दैट आपने 5 लाख रुपए दिए थे मुझे, तो वो 5 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। क्या आपने उस पैसे का आईटीआर भरा है, क्या आपने उसका आईटीआर फाइल किया है। कैश दिया है तो क्या कोई आपके सामने था जिसके सामने आपने दिया है, या कितने की नोटें थी, क्या नहीं था। ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिसमें कंप्लेनेंट थोड़ा सा हड़बड़ा जाए, वो आंसर ठीक से ना दे पाए और जज साहब को लगे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे ही ये माहौल आप पैदा कर देते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट की सेफ्टी कर देते हैं और आरोपी को कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा प्रदान होती है बचने के लिए। उसके बाद आप
तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भाई अगर आपने फला अमाउंट दिया था, चलिए मान लेते हैं हमने 5 लाख अमाउंट आपने मुझको दिया था, तो 5 लाख रुपए आपने मुझको दिया है, तो इस बात की कोई इकरारनामा, कोई अनुबंध पत्र, कोई सेल एग्रीमेंट या किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट क्या आपने मेरे साथ किया था, कोई रिसीविंग आपने लिया था? भाई 5 लाख रुपए आप अगर किसी को दोगे तो आप कुछ लोगे तो। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे जिससे आपका बचाव हो जाए? चौथा क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि मैंने आपसे जो पैसे लिए थे वो मैंने आपसे क्या कारण बता के पैसे लिए थे, ये उसको पूछना है। अगर वो कोई कारण बताता है और वो कारण कहीं आपके परिवार पत्र से मैच नहीं खाता है, मतलब जो उसने कंप्लेनेंट में मुकदमा दाखिल किया उसमें कारण कुछ और होता है और जो आप पूछते हैं ये कारण कुछ और होता है, तो यहाँ भी एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत अहम बात, जब तक हमारी लीगल लायबिलिटी नहीं होगी तब तक हम किसी को पैसे नहीं देंगे। लीगल लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी को चेक दिया है किसी के बदले, मतलब अगर मैं किसी का कर्जदार हूँ, कुछ चुकाने के लिए मैंने पैसे दिए हैं और वो चेक बाउंस हो गया है, तो मेरी लीगल लायबिलिटी थी, तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन अगर मेरी लीगल लायबिलिटी नहीं थी, मतलब उस चेक से मुझे उनका पैसा नहीं देना था, तो वो केस नहीं हो सकता है मेरे ऊपर। आप शायद मेरी बात समझ नहीं रहे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल से। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का और आपको हर महीने 5,000 रुपये EMI देनी है। आपने 4-5 EMI दी और छठी EMI आप नहीं दिए, तो बैंक वाले जो आपसे चेक लेते हैं, सिक्योरिटी चेक, वो उस पर पूरा अमाउंट, वो अपना जो आपने EMI भरी उसको काट के अगर वो भर लेते हैं पूरा अमाउंट, 4.5 लाख 5 लाख जो भी भर लेते हैं अपना, और उसको बाउंस करा करके आपके ऊपर मुकदमा दाखिल कर दिया, तो यकीन मानिए आप ये मुकदमा जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लीगल लायबिलिटी उस महीने की छठी किस्त को देने की थी, ना कि पूरा पैसा देने का था। इस बिहाफ पे आप कोर्ट में ये बात कह सकते हैं कि मेरी लीगल लायबिलिटी तो साहब सिर्फ 5,000 रुपये EMI की थी, इन्होंने पूरे का पूरा अमाउंट बाउंस करा दिया। तो NIL एक्ट ये कहता है कि जहाँ पे लीगल लायबिलिटी जितने रुपए की हो उतने का ही मामला कोर्ट में रखिए। तो शायद आप मेरे एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बाप ने अपने बेटे को 1 लाख रुपए की चेक दिया, गिफ्ट दिया, और वो चेक बाउंस हो गई, तो बेटा अपने बाप के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि बाप की लीगल लायबिलिटी नहीं थी। एक और एग्जाम्पल आपको सुनाता हूँ, लेकिन लीगल लायबिलिटी बहुत ज़रूरी है NIL एक्ट में। एक एग्जाम्पल आपको और सुनाता हूँ। अगर आपने किसी फर्म में कोई डोनेट किया है, कोई अमाउंट डोनेशन दिया है, किसी को दान दिया है, किसी को गिफ्ट डीड किया है, कुछ भी किया हो आपने, उसकी अगर चेक आपकी बाउंस होती है तो भी आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा 138 का। क्यों? क्योंकि आपकी लीगल लायबिलिटी नहीं थी। तो इसी तरीके से आप लीगल लायबिलिटी भी सिद्ध करेंगे। भाई हो सकता है जिसने आपके ऊपर फालतू मुकदमा किया हो उससे आपसे कोई जान पहचान ही ना हो, तो आप कोर्ट में ये भी कह सकते हैं कि आपकी मेरी जान पहचान कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी। ये भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। हो सकता है आपने उसके ऊपर कोई मुकदमा किया हो, पहले केस किया हो, उससे वो खुन्नस खा करके आपके ऊपर चेक बाउंस करा के आपको फंसाया हो, तो आप ये भी कह सकते हैं जज साहब से कि सर मैंने इनके ऊपर पहले मुकदमा किया था, केस किया था, उससे ये खुन्नस खा करके मेरे ऊपर ये केस किए हैं। तो यहाँ भी जज साहब को एक संभावना दिखेगी, एक संदेह उत्पन्न होगा कि हाँ हो सकता है सही कह रहा हो। तो आपको कुल मिला के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने हैं जो आपको बचाए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हो सकता है आपको मेरे इस वीडियो से अपना बचाव कैसे करना है इस बात की जानकारी मिल गई हो, किस तरीके से आपको अपने आप को सेव करना है, कैसे क्वेश्चन आपको पूछने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, आपको मेरे इस वीडियो से इसका अंदाज़ा लग चुका होगा। तो चेक बाउंसिंग केस का मैं पूरी डिटेल आपको मैं बता चुका हूँ मेरे इसके पहले के वीडियो में।
जो आप सारे वीडियो लाइन से देखेंगे और ये वीडियो जो कि 138 का लास्ट वीडियो है, इसको आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और तब फिर भी आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के मेन प्रोफाइल में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैंने अपना नंबर डाल के रखा हुआ है। नमस्कार।